नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। 2024 लोकसभा चुनाव के बयान बहादुर। जी हां, 18वीं लोकसभा चुनाव में नेताओं ने जीत के लिए जुबान को हथियार बना लिया है। मुद्दा कोई भी हो, कैसा भी हो, शब्दों की बाजीगरी खूब हो रही है और शब्दों की इस बाजीगरी में कोई भी किसी से पीछे नहीं है। साथ ही बयानों की इस मारामारी में नेता जोश में होश भी खो रहे हैं। चुनाव के 5 चरण अभी बाकी हैं और पूरी संभावना है कि बयानों के तीर की बारिश अभी और होगी और बहुत से बयान बहादुर भी जनता के सामने आएंगे। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। अरे हमेशा गरीबों के बच्चे ज्यादा ही होते हैं, सिर्फ मुसलमानों के होते हैं। अब मेरे को 5 बच्चे हैं, दूसरों का मालूम नहीं मुझे। जूता निकाल के रेडी कर लीजिएगा कि वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है इनको। सफेद पोश उड़ा रहे एक दूजे का मखौल, लगता है देश में गर्म है चुनाव का माहौल। कविता के लाइंस में भले ही तंज हो, लेकिन इन चंद शब्दों ने चुनावी घमासान की एक बड़ी तस्वीर से धूल साफ कर दी। कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हर पार्टी, हर नेता खुद को अव्वल साबित करने के लिए साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीतियों को अपना रहा है। अपने विरोधी को छोटा साबित करने के लिए खुद बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की जा रही है। शब्दों के तीर चलाए जा रहे हैं और कई बार तो नेता शब्दों की मर्यादा को ताक पर रख करके उसको तार तार कर रहे हैं। कई मौके ऐसे भी आए जब नेताओं के मुंह से निकले शब्द तीर की तरह विरोधियों को चुभे, लेकिन शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जुबान से जख्म देने का सिलसिला इस चुनाव में लगातार जारी है। 2024 की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है मंगलसूत्र। दरअसल कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करने का वादा किया है। राहुल गांधी के आर्थिक सर्वे की बात भी बयान बनकर सामने आई और कांग्रेस की इन्हीं बातों पर बीजेपी और पीएम मोदी जबरदस्त तरीके से हमलावर हो उठे। शब्दों की बाजीगरी इस हद तक पहुंची कि बीजेपी का इलेक्शन फेज बने नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं के मंगलसूत्र को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए। इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देश की महिलाओं के मंगलसूत्र तक छीन लेने की मंशा का आरोप लगाया, तो जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलसूत्र पर करारा जवाब दिया और जवाब में प्रियंका गांधी ने मां सोनिया और दादी इंदिरा का जिक्र करके पूरे मुद्दे को और हमलावर बना दिया। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। देश में अमीर गरीब को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे। दोनों दल खुद को दूसरे से बेहतर बताने पर तुले और चुनाव में ये सब जायज भी है, लेकिन जब अपना ही अपनों पर सवाल खड़ा कर दे तो फिर मुद्दों को मुश्किल बनते देर नहीं लगती। अमेरिका में बैठे कांग्रेस के बड़े बयान बहादुर सैम पित्रोदा ने कुछ ऐसा ही किया। पित्रोदा की जुबान से कांग्रेसी राज में चल रहे और कांग्रेसी राज में ही खत्म हुए विरासत कर का जिक्र हुआ तो पूरा मामला ही बीजेपी के फेवर में जाता नजर आने लगा। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies,
he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. भारत में धन और संपत्ति को लेकर छिड़ी बहस के बीच सैम पित्रोदा के बयान की अगली लाइनों ने घमासान खड़ा कर दिया। In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it. Public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich. सैम पित्रोदा के इस बयान पर घमासान मचना तय था और हुआ भी वही। पहले कांग्रेस ने कांग्रेस सरकार में पीएम मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे सैम पित्रोदा के बयान से किनारा किया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ की जमीन से सैम पित्रोदा के बयान को हथियार बनाकर कांग्रेस की मानसिकता पर हमला बोल दिया। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। 2024 चुनाव में मंगलसूत्र के साथ साथ मुसलमान का मुद्दा भी छाया हुआ है। समान संपत्ति और समान अधिकार मामले पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। पीएम मोदी ने मुस्लिम समाज में ज्यादा बच्चे पैदा करने को लेकर कटाक्ष किया। नरेंद्र मोदी के इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हमलावर हुए और पलटवार में अपने परिवार का भी जिक्र करके राजनीतिक अखाड़े की तपिश को गरमा दिया। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? अरे हमेशा गरीबों के बच्चे ज्यादा ही होते हैं, सिर्फ मुसलमानों के होते हैं। अब मेरे को 5 बच्चे हैं, दूसरों का मालूम नहीं मुझे। मैं अकेला था, मेरे बाप ने बोला तू अकेला संतान मेरे लिए है, क्योंकि तेरी माँ मर गई, तेरी बहन मर गई, तेरे चाचा मर गए, मेरा घर पूरा उजाड़ दिया, क्योंकि वो घर जला दिया गया एक जमाने में। वो क्यों जलाया मैं नहीं बोलता, लेकिन जल गया, सब लोग मर गए। मैं एक बचा, मेरे पिताजी जो खेत में काम करते वो 2 ही बचे। गरीबों के पास तो संतान होते ना, पैसे नहीं होते हैं। चुनावी मौसम में बड़े बड़े नेता भी अपनी जबान पर काबू नहीं रख पा रहे हैं, बयानों से बवाल खड़े कर रहे हैं। जनता दरबार में हाजिरी लगा रहे नेता विरोधियों को कमतर करने के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूक रहे। ऐसी ही जुबानी चूक हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा कि आशिक का जनाजा है, जरा धूमधाम से निकालना। शाह के बयान पर दिग्विजय सिंह का पलटवार भी हुआ। बहुत बार ये आए, बहुत बार गए, अब समय आ गया है इनको परमानेंट विदाई देने का। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी है। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई,
राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आया हूं। देश के गृह मंत्री आए थे खिलचीपुर, पता नहीं क्या क्या बात कर गए। मुझसे इतने प्रभावित थे कि 17 बार अपने भाषण 15 मिनट के भाषण में 17 बार उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लिया है। दिग्गी राजा दिग, उनकी बड़ी मेहरबानी है, इतनी कृपा है मुझ पर कि इतना वो मुझसे प्रभावित है कि बार बार उनको सपने में भी दिग्विजय सिंह याद आता है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने दिग्विजय सिंह पर पर्सनल अटैक करके एमपी की चुनावी हवा को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन शाह का यह हमला कांग्रेसियों के जबान के ताले खोल गया। राजगढ़ पहुंचे पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जम सुनाई। यहां भी शब्दों की इज्जत नीलाम हो गई। वो राजगढ़ की जनता को बोला है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि आपके घर में आकर के वो ये बोले कि जनाजा निकाल दे। अबे शाह जी, ये घमंड का जवाब राजगढ़ की जनता देगी। मैं तो राजा साहब आपके गंभीरता के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे इधर अगर इस तरह से बयान देता तो हम तो टूट जाते। चुनावी मौसम में तमाम पार्टियों के छोटे बड़े नेता खुद को सवा शेर बताने के लिए शब्दों के मायने भूलते नजर आ रहे हैं। फर्रुखाबाद में इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनावी सभा में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी ने मंच से अपील करते हुए एकजुट होकर और खामोशी के साथ वोट जिहाद करने की बात कह डाली। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट जिहाद की एंट्री कराकर मरिया आलम खान ने नया सियासी बवाल खड़ा कर दिया। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता ही नहीं, देश की राजनीति में हाशिए पर खड़ी मायावती की पार्टी के नेता भी अपनी जुबान से पॉलिटिकल पारा हाई करने में पीछे नहीं। ये हैं बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद। आकाश आनंद भी चुनावी माहौल में बीजेपी सरकार पर हमलावर हुए, लेकिन आकाश आनंद की जुबान से निकले शब्दों ने उन्हें कानूनी फंदे में फंसा दिया। आकाश आनंद के चुनावी बयान पर एफआईआर दर्ज हो गई। इनकी नीयत नहीं है, इनकी इच्छा नहीं है कि आप कभी रोजगार में आ जाओ। तो साथियों, ऐसी सरकार जो रोजगार नहीं देती, जो पढ़ने नहीं देती, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं सत्ता में आने का। ऐसी सरकार को कोई हक नहीं आपके बीच में आने का। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आए तो जूता निकाल के रेडी कर लीजिएगा कि वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है इनको। लड़ाई दिल्ली की है। विपक्ष भी मुक्का बनकर बीजेपी की सरकार को नॉकआउट पंच लगाने का दावा कर रही, लेकिन इस जोश में एमपी हो, यूपी हो या फिर बिहार, विपक्षी नेता अपने होश और शालीनता को दांव पर लगाते नजर आ रहे हैं। देश में विकास और आरक्षण की बात पर छिड़ी बहस को लेकर बिहार से वीआईपी पार्टी के सर्वे सर्वा मुकेश सहनी भी जुबानी जंग में कूदे, लेकिन उनकी जबान राजनीतिक बिरादरी को शर्मसार कर गई। कल उन्होंने झंझारपुर में कहा मंडल कमीशन को रोक के रखने वाला। भैया 10 साल से आप ताली बजा रहे थे क्या? 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं मंडल कमीशन को आपने लागू कर दिया? काका कालकल का रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर दिया? आप 10 साल से क्या हिजरा बन के ताली बजा रहे थे क्या? तो ये सारे चीजें झूठ बोल रहे हैं, ये लोग गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और बेवजह से जो उनको कहना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जनता के दरबार में छोटे बड़े नेता का फर्क मिट जाता है, लेकिन अफसोस ये भी है कि देश के गरिमामयी पदों पर बैठे नेता भी चुनावों में छुटभैया नेताओं की भाषा पर उतर आते हैं। देश की राजनीति में पलटू राम की उपाधि पा चुके नीतीश कुमार ने भी चुनावी वेला में अपनी जबान नहीं संभाली और वो सब कह गए जो किसी प्रदेश के मुखिया को कतई शोभा नहीं देता। हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को,
अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, दुगो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं, इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं। यूं तो चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा जाता है। 2024 के चुनावी रण में भी बेरोजगारी, महंगाई, विकास और आरक्षण जैसे कई गंभीर मसले हैं, लेकिन राजनीति में बेतुकी बातों का तिल का तार न बनाया जाए, ऐसा संभव नहीं है। 2024 के चुनावी रण में भी कई सारे विवादों के नए जिन्न ने जन्म ले लिया है। बात अब बेरोजगारी से लेकर मांसाहारी और शाकाहारी तक पहुंच गई है। विवाद का ये नया रूप चुनावी समर में बयान बहादुरों की एक नई फौज खड़ी कर रहा है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन तेजस्वी ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में मछली खाते नजर आए। भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत टेस्टी लगेगा। बस फिर क्या था, देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया और बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया। चुनाव में बीजेपी के कमान संभाल रहे पीएम मोदी ने तेजस्वी के इस वीडियो को सनातनी रंग दे दिया। इसे देश की मान्यताओं पर हमला करार दे दिया। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना आप किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो। ये इसलिए होता है ताकि एक बड़ा वर्ग इनके वीडियो कर देखकर चिढ़ता रहे, असहज होता रहे। इतना ही नहीं, मछली से बात मुगलिया सोच तक पहुंच गई। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता, राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही समस्या इस अंदाज से है, तुष्टीकरण से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है। लेकिन ये लोग नहीं जानते, जनता जब जवाब देती है तो बड़े बड़े शाही खानदार के युवराजों को बेदखल होना पड़ता है। पीएम यही नहीं रुके, उन्होंने नॉनवेज के बहाने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। पिछले साल सावन के महीने में लालू यादव के घर मटन बनाने की विधि सिखाते राहुल गांधी पर भी सनातनियों के अपमान का आरोप चस्पा कर दिया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। इन लोगों की मंशा, वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। मटन मछली से मामला बीफ तक जा पहुंचा। मंडी में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य के एक फेसबुक पोस्ट ने मंडी का सियासी पारा हाई कर दिया। अपनी पोस्ट में विक्रमादित्य ने बिना कंगना का नाम लिए उन पर गौमांस खाने का आरोप लगा दिया। उन्होंने लिखा, हिमाचल देवी देवताओं का पवित्र स्थल है, देवभूमि है, जहां गौमांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़े, ये हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है, जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं।
उधर इस मामले को लेकर कंगना विक्रमादित्य पर हमलावर दिखी। उन्होंने विक्रमादित्य को छोटा पप्पू तक कह डाला। साथ ही कहा कि वो गौमांस नहीं खाती और यदि उनके पास सबूत है या उनके पास कोई वीडियो, रेस्टोरेंट का बिल, फोटो कुछ भी है तो जनता को दिखाएं। वहीं विक्रमादित्य ने कहा कि उन्हें भगवान बुद्धि दे और उम्मीद है कि वो देवभूमि से शुद्ध होकर बॉलीवुड में जाएंगी। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहाँ से बाहर भेज दोगे। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। मैं गरीब घर की बेटी, मैं ये चुनाव जीतूंगी, लड़ूंगी और बार बार जीतूंगी। मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि हिमाचल की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सिंस यू आर द कैंडिडेट ऑफ मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, प्लीज टॉक ऑन इश्यूज, और खास करके प्रभु राम से, जिनका विशेष आशीर्वाद हम 22 जनवरी को अयोध्या में लेकर आए हैं, उनसे ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपको सद्बुद्धि दे एंड लेट्स हैव अ फोकस्ड डिबेट ऑन द डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। और ये बिना मतलब की बातें, खाना पीना क्या है, इसके बारे में फोकस ना रखें। ये हिमाचल प्रदेश की भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। यूं तो इस बार चुनाव के मुद्दों में महंगाई, बेरोजगारी और किसान भी हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष विकास और पूरे किए गए वादों के दम पर खुद को एक बार फिर सत्ता का हकदार बता रही। लेकिन 24 में गठबंधन की फाइट ने सभी दलों के लिए खुद को अव्वल दिखाने का चैलेंज खड़ा कर दिया और यही वजह है कि जोश जोश में नेता कब होश खो बैठे और मीठी जबान कब विरोधियों के लिए जहर उगलने लगे, पता नहीं चलता। और राजनेताओं की यही जबान पार्टी के साथ साथ राजनीति को भी बदनाम कर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।